Hello students, so welcome to this session. Today we will talk about carbohydrate chemistry. कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में अगर तुम लोग पूरा सेशन एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे यू वुड बी गेटिंग ऑल द क्वेश्चन दैट वुड बी आस्क्ड इन योर प्रॉफ एग्जाम्स, ठीक है। और मेनली मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करूँगी। केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जो लोग मोस्टली निगलेक्ट करके जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कॉलेजेस में भी उतना पढ़ाते नहीं हैं और यूट्यूब में भी उतना ज़्यादा वीडियोस नहीं है रिगार्डिंग केमिस्ट्री। तो इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री को एकदम डिटेल से पढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफ में भी क्वेश्चंस आते हैं और कॉलेज की यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर में भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एज इट इज़ द बेसिस ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑल्सो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम लोग मेजर क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो पहले जानते हैं कि what we will be studying today. First we'll talk about the definition of carbohydrates. Second हम लोग classification के बारे में बात करेंगे. Third we will be talking about isomerism. Fourth हम लोग कुछ reactions के बारे में बात करेंगे that carbohydrates undergo. फिफ्थ हम लोग डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स के भी बारे में बात करेंगे. ऑल्सो अबाउट सम होमोपॉलीसैकेराइड एग्जाम्पल्स. बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी आएंगे रिगार्डिंग दिस एंड वेल एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. एंड फाइनली वी विल एंड द सेशन विथ म्यूकोपॉलीसैकेरिडोसिस. ठीक है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक ए क्लिनिकल क्वेश्चन. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन. तो यहाँ पे दो तरीके की डेफिनेशन है, एक जो ओल्ड डेफिनेशन एंड अनदर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ डेफिनेशन. ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज दैट फॉलो अ पर्टिकुलर फार्मूला, एंड जो फार्मूला क्या है CnH2O होल N, और ये N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है. बट देयर वर अ वाइड वेराइटी ऑफ डिस्क्रिपेंसीज रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन, क्योंकि लाइक एसिटिक एसिड के अगर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COOH. अगर तुम ये फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखोगे इट विल कम टू बी C2H2O होल 2. So it is following this formula, but it is not a carbohydrate. So that is a drawback. Another drawback is rhamnose. Rhamnose is C6H12O5. That means it is not following the formula, but it is still a carbohydrate. So this is the old definition which has a lot of drawbacks, so it is now neglected. Now according to it we have a new definition as well. What is the new definition? That is, it is polyhydroxy aldehydes or ketones or compounds which produce them on hydrolysis. मतलब there will be a lot of OH groups that will be present, और aldehyde और ketones दोनों में से कोई एक group would be present in that carbohydrate. So that is a more correct definition and it covers much wider aspects also. तो ये याद रखना है. तो definition हो गया. Second चीज़ हम लोग पढ़ेंगे is classification. Classification of carbohydrates can be measured on the number of sugar units that are present. First is monosaccharides. Monosaccharides will have only a single sugar unit. अगर disaccharides की बात करें तो 2 sugar unit होगा. If it is an oligosaccharide there would be 3 to 10 sugar units. Okay, अगर polysaccharide there would be more than 10 sugar units. अगर मोनोसैकेराइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, देयर कैन बी वेरिएबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स.
First classification is on number of carbohydrate units that are present. Second, number of carbon atom. According to the number of carbon atom, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है, it can be either an aldose or a ketose, depending on whether the aldose group or a keto group is present. If there is 3 carbon, then an example would be glyceraldehyde 3-phosphate. और अगर कीटोस की बात करें, that would be डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन. यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, दैट इज ग्लिसरल्डेहाइड हैज़ ओनली 1 chiral carbon. कायरन कार्बन का मतलब क्या है? 1 asymmetric कार्बन. तो a monosaccharide with a single asymmetric carbon atom is glyceraldehyde, not 3-phosphate. ठीक है, मतलब सिर्फ ग्लिसरल्डेहाइड. तो गलती से फॉस्फेट ऐड कर दिया तो फॉस्फेट नहीं होगा, सिर्फ ग्लिसरल्डेहाइड. वो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरॉल 3-phosphate आता है ना, तो गलती से ग्लिसरॉल 3-phosphate ले लिया. सिर्फ ग्लिसरल्डेहाइड it will have 1 single chiral carbon. ठीक है, so that means an asymmetric carbon. और डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन में क्या होगा? There will be no asymmetric carbon. That means it will not show isomerism, optical isomerism. A very very important point to remember. ठीक है. So carbohydrate with no asymmetric carbon or which does not show optical isomerism is dihydroxyacetone. बाकी 3 कार्बन की जगह हम लोग अगर 4 कार्बन कंसिडर करेंगे, देयर कैन बी एरिथ्रोज as well as erythrulose for ketose. अगर 5 कार्बन कंसिडर करेंगे, a very famous one ribose ketose, then ribulose, है ना. अगर 6 कार्बन कंसिडर करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को पता है ना, ग्लूकोज. और अगर कीटोस की बात करेंगे, फ्रक्टोज. सो वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आइसोमेरिज्म में. आइसोमेरिज्म का मेन डेफिनेशन क्या है? दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम but the difference lies in the structure or the organization, है ना, कि structure different होगा. तो let's start about the main kinds of isomerism that we need to study in this particular chapter. The first is DL isomerism. पहले कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं and we will study the remaining with reference to it. 6 कार्बन आते हैं, तो CHO अगर फर्स्ट कार्बन कंसिडर करेंगे, देन 1 2 3 4 5 6 CH2OH. थर्ड पोजीशन में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में जो H और OH का कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट. ओके, so this is an example of a glucose. और अगर स्पेसिफिकली बोले तो दैट इज़ अ डी ग्लूकोज. डी हम लोग कब यूज़ करेंगे? व्हेन OH इज टू द राइट साइड. एंड एल कब बोलेंगे? व्हेन OH इज टू द लेफ्ट साइड. और ये कहाँ पे देखेंगे? ये कार्बन, द कार्बन विल बी द पेनाल्टीमेट कार्बन. पेनाल्टीमेट कार्बन मतलब द लास्ट कार्बन, द कार्बन बिफोर इट. तो दिस इज द पेनाल्टीमेट कार्बन.
और अगर कोई पूछे तो फंक्शनल कार्बन कौन सा है? जो पहला कार्बन होता है दैट इज द फंक्शनल कार्बन। ओके, ठीक है, बाकी सब अलग कार्बन है। और ये फंक्शनल कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डी ग्लूकोज, जो ग्लूकॉन डी में प्रेजेंट होता है दैट इज द ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, और ये इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑल्सो। ना इफ दिस OH विल बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड तब एल ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर खुद बना लेना। सेकंड हम लोग अगर कंसिडर करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट एपिमेरिज्म। एपिमेरिज्म मीन्स जो H एंड OH का कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट वुड बी डिफरेंट एट कार्बन्स अदर देन द फंक्शनल एंड पेनाल्टीमेट कार्बन। मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? इन सारी जगह पे अगर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज एन एपिमेरिज्म। मीन्स एक्सेप्ट द पेनाल्टीमेट एंड द फंक्शनल कार्बन, अगर अलग अदर देन दोज अगर H और OH का पोजिशन डिफर होता है दैट इज एपिमेरिज्म। ओके, तो एपिमेरिज्म में हम लोगों को मेन एग्जांपल्स जो पढ़ने हैं, अगर ग्लूकोज की एपिमेरिज्म एपिमर्स की हम लोग अगर बात करते हैं, इफ़ इट इज़ अ डिफरेंस एट द सेकेंड कार्बन पोजिशन देन दैट इज कॉल्ड एज द मैनोस। अगर थर्ड कार्बन के पोजीशन में डिफरेंस होता है देन दैट इज एलोस। अगर फोर्थ कार्बन में पोजीशन में डिफरेंस होता है दैट इज गैलेक्टोज। इफ देयर इज अ डिफरेंस एट द फिफ्थ कार्बन पोजीशन दैट इज आयोडोज, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे द फिफ्थ कार्बन इज ऑल्सो द पेनाल्टीमेट कार्बन, तो हम लोग के आयोडोज को एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, यस काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का एपिमेरिज्म हो गया, देन वी मूव ऑन टू द थर्ड आइसोमेरिज्म दैट वी नीड टू स्टडी, दैट इज एनोमेरिज्म, ठीक है। एनोमेरिज्म मीन्स द H और OH का पोजीशन कहाँ पे डिफर करेगा? एट द फंक्शनल कार्बन। The H और OH का पोजीशन इट विल डिफर एट द फंक्शनल कार्बन, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर द साइक्लिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऊपर H नीचे OH, H OH, थर्ड कार्बन में पोजीशन डिफर करेगा, OH ऊपर H नीचे, अगेन H ऊपर OH नीचे और CH2OH। ठीक है, तो अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज हम लोग तब कंसिडर करेंगे व्हेन H इज अबव दिस प्लेन, ठीक है। तो अगर जस्ट उल्टा हम लोग कर देंगे कि H नीचे होगा और OH ऊपर में, देन दैट विल बी बीटा डी ग्लूकोज। अंडरस्टैंडेबल। अभी इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज म्यूटा रोटेशन। अभी उसको समझने के लिए भी हम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात जाननी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सपोज एक प्लेन पोलराइज लाइट है एंड वी आर पासिंग इट थ्रू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड उसके बाद इट इज टर्निंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टर्न अगर करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी सिग्निफाइड विथ स्मॉल डी। बट अगर ये नहीं होके
ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, देन दैट विल बी लीवो रोटेटरी और स्मॉल एल. अंडरस्टैंडेबल, इजी. तो हमारा जो अल्फा डी ग्लूकोज है, हमारा ग्लूकोज जो है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी, इसलिए हम उसको डेक्स्ट्रोज कह के भी बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज. और जो फ्रक्टोज है दैट इज सिग्निफाइड विद स्मॉल एल, दैट इज लीवो रोटेटरी. अंडरस्टैंडेबल, ठीक है. नाउ थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इफ़ यू टेक अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन, तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स वुड बी अल्फा डी ग्लूकोज. That will have a specific rotation of plus 19 degrees. But if we take a solution of glucose at 98 degrees Celsius, the majority of the solution would be beta D glucose. That will have a rotation of plus 112 degrees. Sorry, मैंने उल्टा बोल दिया. Alpha D glucose, the rotation will plus 112 degrees, and beta glucose will have a rotation of plus 19 degrees. Okay. Now, if we wait for 12 to 18 hours, we will reach to an equilibrium position. Okay. The equilibrium में the solution would have a specific rotation. It is observed. It is experimental data. It will be plus 52.5 degrees. ठीक है. तुम और नोटिस करोगे द क्लोजनेस इज मोर टू द बीटा डी ग्लूकोज. ठीक है ना. द इक्विलिब्रियम में है द सोल्यूशन इज क्लोजर टू द ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. ठीक है. तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो मेजॉरिटी जो है 63% वुड बी बीटा डी ग्लूको पायरानोज and 36 degree would be alpha D glucopyranose. बट अगर तुम दोनों चीज़ों का एडिशन करोगे you will realize that it lies in 99%. तो 1% क्या है? First let us learn what is a pyran and what is a furan ring. This kind of hexose arrangement is called as a pyran ring. और अगर एक पेंटागोनल अरेंजमेंट होगा दैट इज अ फ्यूरान रिंग. ठीक है. तो क्या ग्लूकोज ओनली पायरान फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नो, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन फ्यूरान फॉर्म एंड दैट अकाउंट्स फॉर द 1%. तो 1% एग्जिस्ट इन ग्लूको फ्यूरानोज फॉर्म. ठीक है. So that's it for the isomerism portion. Next हम लोग move करते हैं some reactions that is shown by the carbohydrates. पहली reaction की जो हम बात करेंगे that is enidyl formation. Let's again draw one glucose molecule. ठीक है. So this is a glucose. This glucose अगर हम alkaline conditions के through undergo करेंगे, it will lead to the tautomerization of this double bond. ये double bond इधर आ जाएगा और जो hydrogen है it will move here and this will lead to the formation. यहाँ पे COH आ जाएगा H, there would be a double bond OH एंड बाकी का कंपाउंड सेम ही रहेगा. ठीक है. दिस इज द इनिडायो. इफ इट इज
फार्दर अंडरगोन रिएक्शन देन क्या होगा, और एक टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और जो H है इट विल मूव ऑन अगेन टू द कार्बन, ठीक है. सो इन दैट केस ये CH2OH will be formed and C double bond O and the remaining compound will be the same. Don't you think this looks familiar? This is the structure of fructose. So that means the glucose can get converted to fructose by this reaction. So this reaction is actually called as Lowry, de Bruyn, Van Ekenstein transformation. बहुत बड़ा नाम है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जस्ट रिमेंबर इट. उतना पूछा नहीं जाता, उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है. बट from this test, from this reaction, further what I am going to tell is very very important. So this inidiol that is getting formed, it is a very powerful reducing agent, है ना. So in the presence of अगर copper sulfate जो है which is initially blue in color और यहाँ पे copper cupric form exist करता है, so it will undergo reduction and will form cuprous, well copper oxide, copper hydroxide that is actually yellow in color. Further अगर reaction होता है it will convert into CO2O that will be red in color, ठीक है. और जो इनिडाइल है it will undergo oxidation and will form gluconic acid. मतलब डिपेंड करता है, अगर इनिडाइल की जगह कोई और कार्बोहाइड्रेट हो it will just form an aldonic acid. So that is the basis of the Benedict's reaction. Now Benedict's reaction कौन कौन देता है? It is only given by the reducing sugars. अभी reducing sugars कौन कौन होते हैं? Reducing sugars is the one that is a free functional group. That means functional group में कोई linkages present नहीं है. But it will not be given by the non-reducing sugars. Non-reducing sugars कौन कौन से होते हैं? That is, there is no free functional group. The functional group is forming various linkages. Example अगर हम बोले तो the very famous example of sucrose, ठीक है. और अगर बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की बात करते हैं, रिएजेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है? That is copper sulfate, next sodium carbonate and sodium citrate as well. और on the basis कि कितना परसेंटेज हम लोगों को ग्लूकोज प्रेजेंट है, द कलर विल चेंज. लाइक ब्लू से हम लोगों का कलर चेंज हो जाएगा येलो, ऑरेंज, brick red in increasing order of reducing sugar content. So this is also a very important reaction for the diagnosis of diabetes mellitus. You can remember this with the Vibgyor your portion. You can remember this. Second reaction ये हो गया पहला reaction inidiol formation. Second reaction it is osazone formation. ठीक है. The main reagent here is phenylhydrazine. And in the first two carbons is mostly involved in the inidiol formation. So we will study some structures of osazone and that is very very important. Like अगर ग्लूकोसाजोन की बात करें या मैनोसाजोन
or fructosazone. All of these would have the same structure because the main difference in between these three structures lies in the first two carbon, और phenyl hydrogen masks the first two carbon. ठीक है, तो तीनों का structure same ही होगा and that will be like a broom shaped, needle shaped. ठीक है, नेक्स्ट होगा maltosazone. It will be like petals or sunflower. Next, lactosazone. That will be more like a touch me not plant का flower की तरह या फिर hedgehog की तरह. I think the hedgehog is more like it. Hedgehog or pine cohesion showing the pines. These things can come in MCQ, so this is also kind of important. Although theoretical question में ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता है. Next is oxidation. ठीक है, oxidation में if we take again one glucose unit, अगर this aldehyde group is converted into the carboxylic acid group, then what is formed is aldonic acid. Examples क्या होंगे? Gluconic acid, mannonic acid and galactonic acid. Next, अगर this COH group is masked and only this CH2OH group would be converted into carboxylic acid, then this is called as uronic acid. Like glucuronic acid, glucuronate, mannuronic, galacturonic. ठीक है, और अगर दोनों का मिक्सचर हो, मतलब both the aldehyde and this alcohol group is converted into COH, let's write it with a different color. Then उस reaction में result जो होगा that is saccharic acid. Examples: glucosaccaric acid. Then mannose का mannaric acid. और galactose का थोड़ा सा different है, that is mucic acid. Okay, remember this. So this is a kind of bit different, so remember it well. ठीक है, mucic acid. Next जो हम reaction पढ़ने वाले हैं that is furfuryl derivatives. Furfuryl derivatives is basically the suppose हम लोग एक हेक्सोस को कंसिडर करते हैं, दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं हेक्सोस एंड पेंटोस, and it is made to undergo reaction with concentrated sulfuric acid. ठीक है, reagent same है. Then there would be 3 molecules of water would be removed from both these reactions and this will undergo dehydration to produce a hydroxymethyl furfuryl for hexose and only furfuryl for pentose. ठीक है,
तो फार्दर हम अगर इस रिएक्शन को एक्सटेंड करते हैं एंड मेक इट रिएक्ट विथ अ फेनोलिक कंपाउंड, तो एक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, सो दैट टेल्स अस दैट देयर वाज इनिशियली अ कार्बोहाइड्रेट दैट वाज प्रेजेंट, सो दैट इज द बेसिस ऑफ मॉलिश टेस्ट। तो हम लोग दो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, वन इज द मॉलिश टेस्ट एंड अनदर इज द बेनेडिक्ट्स टेस्ट। तो अगर कोई पूछता है एग्जाम्पल में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को असेस कैसे करें, ये दो टेस्ट होगा। और एक टेस्ट है दैट इज द ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट, दैट इज एक्चुअली मोर सेंसिटिव टू अल्फा ग्लूकोज। ओके, तो 3 टेस्ट, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट, it is more sensitive to beta glucose and not alpha glucose. Okay, like if the glucose oxidase is made to react, then it will more preferentially act on beta D glucose rather than alpha D glucose. After fulfillment, the next reaction is of reduction. ठीक है, तो रिडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज सपोज वी आर टेकिंग ग्लूकोज एंड इज मेड टू रिएक्ट विथ सोडियम एमाल्गम। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा दैट विल बी गेट कन्वर्टेड टू अल्कोहल ग्रुप, सो इट विल फॉर्म सॉर्बिटॉल। इफ अगर हम ग्लूकोज की जगह पे मैनोज ने और सोडियम एमाल्गम से रिएक्ट करा, इट विल फॉर्म मैनिटॉल। बट इफ यू टेक फ्रक्टोज and made it to react with sodium amalgam, it will form both sorbitol as well as mannitol, क्योंकि यहाँ पे फ्रक्टोज में there is one ketone group that is present। ठीक है, तो अगर ketone group को हम alcohol group में फॉर्म करेंगे, there will be a new asymmetric carbon that will be appearing। So new asymmetric carbon की वजह से ही there is isomerism present there and two different compounds sorbitol and mannitol would be formed। तो अगर कोई पूछे कि फ्रक्टोज का रिडक्शन की वजह से दो कंपाउंड क्यों फॉर्म होते हैं, तो दैट इज द रीजन, appearance of a new asymmetric carbon। Next, the last reaction that will be studied, it is not really a reaction, we'll just study about a compound called as glycosides. Glycosides is basically formed by the addition of alcohol or phenol to the hemiacetal group of carbohydrate। तो अगर कोई पूछे तो hemiacetal group होता कौन है, then जो ये फर्स्ट कार्बन होता है ना, एनोमरिक कार्बन, the OH that is being attached to this anomeric carbon is basically the hemiacetal group। okay, तो इसके साथ if we add a alcohol, then water का removal होके there would be a formation of यहाँ पर ही अगर मैं शो कर देती हूँ, then it will be OCH3। ठीक है, तो this is a glycoside, or the non carbohydrate portion is nothing but the A glycon। ठीक है, इसको A glycon हम लोग बोलते हैं। तो let's write it down again। तो OH को हम लोग hemiacetal group बोलते हैं। hemiacetal group is what is the OH group of the anomeric carbon। सो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जाम्पल के नाम बोलो, तुम लोग ही बोल सकते हो, देयर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सुक्रोज, एंड दैट इज फेमस फॉर बीइंग द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है,
तो सुक्रोज इंडिविजुअली इट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। तो इफ़ वी हाइड्रोलाइज इट इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज के प्रेजेंस में सुक्रोज गेट्स कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, है ना। यस, वी ऑल हैव हर्ड। तो जो ग्लूकोज है दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट लो फ्रक्टोज है दैट इज लिवोरोटेटरी, एंड दिस मेक्स द एंटायर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज टू बी लिवोरोटेटरी। मतलब there is a change in the optical isomerism from dextrorotatory to levorotatory. That is why this fructose glucose solution is also called as the invert sugar. ठीक है, and that is a very famous non-reducing sugar. अगर यूनिट्स के बारे में बात करें सुक्रोज में है क्या, so there is glucose, alpha glucose and beta fructose that are joined by the alpha 1 beta 2 linkage glycosidic bond, alpha 1 beta 2 glycosidic bond, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पे प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पे दो जो यूनिट है दैट इज बीटा ग्लूकोज and beta galactose, and what is the bond, that is beta 1 4 glycosidic bond, ठीक। next third one that is maltose। तो अच्छा, हम लोग को जब पढ़ते हैं ना हम लोग को लिंक्स क्रिएट करके पढ़ना होगा। लैक्टोज के बारे में हम लोग पहले क्या एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंज्यूम किया, दैट इज ओसाजोन फॉर्मेशन। लैक्टोसाजोन कौन से शेप का ओसाजोन फॉर्म करता है, लैक्टोसाजोन कौन से शेप का होता है, दैट इज नीडल शेप, सॉरी नॉट नीडल शेप, द hedgehog shaped, the pine cushion with pines, the flower of the touch me not plant, that is for lactosazone। maltose में क्या प्रेजेंट है, दैट इज द ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लूकोज यूनिट्स क्या होते हैं, that is alpha or beta alpha glucose units, and there is alpha 1 4 glycosidic bond, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ओसाजोन फॉर्म होता है, दैट इज हम लोगों का पेटल शिफ्ट और सनफ्लावर शिफ्ट। तो ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ना है, ठीक है, हम लोगों को कि इस बारे में पहले कब पढ़ा था, क्योंकि एमपीवीएस इज अ वास्ट सिलेबस, ठीक है। लिंक्स करके पढ़ेंगे तो आसानी होगा। सो maltose और इसका एक ब्रांच्ड फॉर्म इज आइसोमाल्टोज, दैट इज इन आइसोमाल्टोज देयर इज अ ब्रांचिंग प्रेजेंट। Again alpha glucose units are present, but there is alpha 1 6 glucose glycosidic bond, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स में। होमोपॉलीसैकेराइड्स मतलब पॉलीसैकेराइड मतलब क्या था, मैं हम लोगों ने शुरू में क्लासिफिकेशन में पढ़ा था दैट देयर इज मोर देन 10 सुगर यूनिट्स, ठीक है। तो हम लोगों को वी कंसिडर दैट टू बी पॉलीसैकेराइड्स। अगर होमो मीन्स सेम सुगर यूनिट रिपीट होते जाता है दैट इज द होमोपॉलीसैकेराइड, अगर डिफरेंट है दैट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो हम लोग अगर होमोपॉलीसैकेराइड की कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे तो वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन स्टार्च, है ना। तो स्टार्च में अगेन द यूनिट दैट इज गेटिंग रिपीटेड इज अल्फा ग्लूकोज, और स्टार्च में दो मेजर कॉम्पोनेंट्स है, दैट इज वन इज द माइलोज एंड सेकेंड इज द माइलोपेक्टिन। If you talk about amylose, there is alpha 1 4 glycosidic bond that is present. और अगर हम माइलोपेक्टिन की बात करेंगे देयर इज ब्रांचिंग दैट इज प्रेजेंट हियर। तो अल्फा 1 4 तो प्रेजेंट है ही, उसके साथ साथ अल्फा 1 6 भी प्रेजेंट है, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और एमाइलोपेक्टिन जो है दैट मेक्स ओनली 10 to 20% ऑफ द स्टार्च, वेयर एमाइलोपेक्टिन 80 to 90% ऑफ द स्टार्च मेक करता है, ठीक है। एमाइलोज इज मोर लाइक वाटर सोल्यूबल एंड वेयर एज एमाइलोपेक्टिन is water insoluble, ठीक है। तो these are the major constituents of starch. Next, if starch undergoes hydrolysis तब क्या होगा। स्टार्च अगर हम आयोडीन के साथ एक कम्प्लेक्स फॉर्म करें, इट फॉर्म्स ब्लू कलर with iodine, and starch
is non-reducing. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे, इट विल फर्स्ट फॉर्म एमाइलोडेक्स्ट्रिन, नेक्स्ट इट विल फॉर्म एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, थोड़ा सा गैप छोड़ देते, कुछ लिखना है हम लोगों को भी, देन इट फॉर्म्स एक्रोडेक्स्ट्रिन एंड finally it will form maltose, है ना. So amylodextrin, it would form violet color with iodine and at the same time it will be non-reducing. But gradually हम लोग जैसे बढ़ते जाएंगे, then erythro is red, so it will give red color with iodine and but it will be mildly reducing, मतलब बेनेडिक्ट रिएक्शन थोड़ा थोड़ा देगा. नेक्स्ट अगर एक्रोडेक्स्ट्रिन की बात करेंगे, इट विल फॉर्म नो कलर with iodine but it will be reducing. The Benedict's test देगा. And if we talk about maltose, that is a very powerful reducing agent and no color again with iodine. So this is the hydrolysis of starch. तो हाइड्रोलाइसिस के बाद अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट कौन ये हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, दैट इज अल्फा एंड बीटा एमाइलेज. इफ यू टॉक अबाउट द एमाइलेज प्रेजेंट इन ह्यूमन, दैट इज अल्फा एमाइलेज, एंड इसके बारे में अगर हम बात करें, इट रैंडमली कट्स द alpha 1,4 glycosidic bond present in glucose and present in starch. ठीक है. और अगर हम लोग बीटा एमाइलेज की बात करेंगे, दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, it cuts the starch sequentially. और ये सीक्वेंशियली कट करने की वजह से होता है, इट विल स्टॉप एट द ब्रांचिंग, मतलब जहाँ पे 1,4-1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड. सो दैट इज स्टार्च दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एज द लिमिट डेक्स्ट्रिन और रेसिडुअल डेक्स्ट्रिन. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्लाइकोजन. Glycogen has structure quite similar to myelopectin, but यहाँ पे there is more branching. ठीक है, ब्रांचिंग ज़्यादा होगा. If we talk, हम लोग ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करेंगे, इनसाइड देयर इज अ ग्लाइकोजन प्रोटीन प्राइमर और कोर दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजेनिन. और ऊपर से क्या राइज होगा, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होगा, है ना. एंड इफ यू से कि ग्लाइकोजन को ऐसे अगेन देर इज व्हाट यूनिट्स अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट विद अल्फा 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, सेम एज काइंड ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पॉलीमर में अरेंज करने का मतलब क्या होता है, वाई इफ ग्लूकोज अगर मैं कंसिडर करूँ, this is one glucose unit, and if it is present as a monomer, then there would be large number of glucose units that will accumulate
तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर. So because of increased osmotic pressure, there would be water buildup inside the cells. पढ़ा है ना, if the inside solution is hypertonic, the water will move into and the cells can burst. But अगर सेम जगह पे is the glucose units present है तो ग्लाइकोजन, तो बहुत सारे यूनिट्स एक साथ प्रेजेंट होंगे, तो दिस विल लीड टू द डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर और जो सेल होगा वो बर्स्ट नहीं करेगा. दिस इज सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सेलुलोज. सेलुलोज इज प्रेजेंट एज अ डाइटरी फाइबर, राइट. बट जो है डाइटरी फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि द सेलुलेज एंजाइम दैट इज एब्सेंट इन आवर बॉडी. और यहाँ पे बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड मोस्टली द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट. ठीक है. और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इन्यूलिन. इन्यूलिन किसका पॉलीमर है? दैट इज अबाउट फ्रक्टोज. और फ्रक्टोज कैसा फ्रक्टोज? बीटा फ्रक्टोज. तो यहाँ पे क्या बॉन्ड्स है? बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. रिमेंबर देयर इज बीटा 1,2 नॉट 1,4. ठीक है. एंड दैट इज ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग द रेनल क्लियरेंस. ठीक है. नेक्स्ट तुम अपने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन फिजियोलॉजी वहाँ पे पढ़ोगे. हम लोग अपने चैनल पे भी फिजियोलॉजी का भी लेक्चर्स रिलीज़ करेंगे, दैट तुमको पता चलेगा कि इन्यूलिन कैसे रेनल क्लियरेंस एग्जैक्टली मेजर करता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉक अबाउट काइटिन. काइटिन इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड. ठीक है. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंगाई और इवन इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. तो फंगाई एंड बैक्टीरिया में दिस इज प्रेजेंट. 6 अगर हम लोग बात करते हैं इज अबाउट डेक्स्ट्रैन. इट इज़ अगेन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जहाँ पे हम लोग के पास 1,6, 1,3 और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट हो सकता है. तो बट डोंट कंफ्यूज इट विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लाइक डेक्सट्रोज. डेक्सट्रोज कौन से शब्द को हम लोग बोलते हैं? दैट इज द glucose is dextrorotatory, that is why it's also called as the dextrose. That's another name for glucose. Another is dextrin. Dextrin हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? About the limit dextrin, that is the hydrolyzed product of starch. तो ये तीनों चीज़ें सिमिलर साउंडिंग हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है. तो ये हो गया हम लोगों का होमोपॉलीसैकेराइड. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड में. We will study about this with a chart. ठीक है. चार्ट में 3 कॉलम्स बनाओ. आई गेस दिस इज एनफ. आई गेस थोड़ा सा ये वाला कॉलम बड़ा कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? द नेम ऑफ द कंपाउंड. ठीक है. कंपोनेंट्स के बारे में हम इधर लिखेंगे सेकंड कॉलम में एंड विल टेक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. चलो लेट्स स्टार्ट. तो पहली बात हम लोग बात करते हैं अबाउट hyaluronic acid. What are the constituents? That is N-acetyl glucosamine and glucuronic acid. जनरली मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में ग्लूकोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है. मतलब यूरोनिक एसिड, नॉट नेसेसरी ग्लूकोरोनिक एसिड, कोई भी यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट वन ग्लाइकोसामाइनोकैकिन विच वी विल टॉक अबाउट लेटर. ठीक है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिस इज प्रेजेंट इन स्किन. तुमको पता है ना हेलुरोनिक एसिड स्किन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बहुत मिलता है हेलुरोनिक एसिड, और इवन इन साइनोवियल फ्लूइड है ना हेलुरोनिक एसिड.
is present, synovial fluid present in our joints. तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? It is used in cell migration. Cell migration का concept क्या है? मतलब the cells are moving from one place to another. तो ये कहीं पे तो hear किया होगा कि cancer cells are moving from one place to another. तो in metastasis it is used. और इवन जब एक घाव होता है, वुंड होता है, तो वहाँ पे तो सेल माइग्रेट करके स्किन को रीबिल्ड करते हैं ना, तो वुंड रिपेयर में भी यूज़ होता है. और इवन इन केस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस, कोई एम्ब्रायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है तब भी यूज़ होता है. और इन मॉर्फोजेनेसिस ठीक है. ये हो गया नंबर 1 hyaluronic एसिड. सेकेंड हम लोग टॉक करते हैं अबाउट chondroitin सल्फेट. chondroitin सल्फेट में क्या है? अगेन N-acetyl galactosamine. यहाँ पे N-acetyl galactosamine and the same and uronic acid, glucuronic acid. N-acetyl galactosamine and glucuronic acid present है. तो chondroitin सल्फेट कहाँ पे present है? कार्टिलेज, बोन्स. ठीक है. What it is used for? It is responsible for the compressibility of the cartilage. ठीक है. ये सेकेंड वाला भी हो गया. थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट keratin sulfate. Keratin sulfate is very important. Why? Because it is the only compound which has no uronic acid. No, मतलब only heteropolysaccharide. इसका constituent क्या है? N-acetyl glucosamine plus galactose. There is two kinds of keratin sulfate. Keratin sulfate 1 and keratin sulfate 2. Keratin sulfate 1 mostly cornea, eyes में present है, cornea में, and keratin sulfate 2 is present in loose connective tissues. ठीक है. Fourth, let's talk about heparin and heparin sulfate. हेपारिन सल्फेट. ठीक है. तो अगर हेपारिन की बात करेंगे, इट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स? ग्लूकोजामाइन प्लस आइड्यूरोनिक एसिड. ठीक है. सो हेपारिन कहाँ पे? तुम इफ़ यू रिलेट टू योर ब्लड फिजियोलॉजी, आई एम होप्सिंग तो तुम लोगों ने अपना ब्लड फिजियोलॉजी कवर अप कर लिया होगा. तो वहाँ पे यू विल सी दैट हेपारिन इज़ यूज्ड as an anticoagulant. Heparin plus antithrombin 3 मिला के it inhibits the clotting factors. CF लिखती हूँ, छोटा होगा. Clotting factor, CF मतलब clotting factor 9, 10, 11, 12. So it is an anticoagulant. Second, it also removes lipoprotein lipase from the endothelial wall of the capillaries. Lipoprotein lipase we will learn in your lipid metabolism. तो it removes that lipoprotein lipase from the endothelial wall. अगर हेपारिन की जगह हम लोग हेपारिन सल्फेट की बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लाइन को. It contains glucosamine plus glucuronic acid. Now this heparin sulfate, it is actually responsible for the attachment of the lipoprotein lipase on the endothelial wall.
लिपोप्रोटीन लाइपेज को मैं LPL से रिप्रेजेंट कर लिया, LPL ऑन एंडोथेलियल वॉल। सो मतलब एंडोथेलियल वॉल ऑफ द कैपिलरीज में कौन लिपोप्रोटीन लाइपेज अटैच कर रहा है? हेपारिन। और कौन रिमूव कर रहा है? हेपारिन सल्फेट अटैच कर रहा है, हेपारिन रिमूव कर रहा है, दैट इज हेपारिन सल्फेट। ठीक है। So and it's also responsible for the negativity of the basement membrane, renal basement membrane, जिसकी वजह से हम लोगों का नेगेटिव चार्जेस जो एल्बुमिन प्रोटीन्स है वो लोग पास नहीं कर पाते हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इट इज एब्सेंट, राइट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द हेपारिन सल्फेट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट डर्मेटन सल्फेट। डर्मेटन सल्फेट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? समझ में आ रहा है, स्किन में, है ना, नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, स्किन में होगा। तो इट हैज़ एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एंड आयोडोनिक एसिड। इस आयोडोनिक एसिड में भी तुमको चीज़ें रिलेट करनी पड़ेगी। आयोडोनिक एसिड, आयोडोज तुमने कब हियर किया होगा? दैट इज द फिफ्थ एपिमर ऑफ ग्लूकोज, दैट इज देयर iodose, and if it is the aldehyde group is converted into a carboxyl group, it forms uronic acid, so it's ioduronic acid. Next, let's talk about some important concept regarding glycoproteins and mucoproteins. Proteoglycans is nothing when both a carbohydrate plus a protein group is present. अभी इसके दो भाग हैं, and remember it carefully because बहुत लोगों को इसके बारे में confusion होता है। That is, if the carbohydrate content is less than 10%, it is called as glycoprotein. If the carbohydrate content is more than 10%, it is called as a mucoprotein. ठीक है। नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा ही पोर्शन बाकी है, दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेरिडोसिस। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा बोलते कि जो हम लोगों ने ये कैटेगरी डिस्कस किया अबाउट हेटेरोपॉलीसैकेराइड दैट बिलोंग्स टू ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, दैट इज गैग्स। बाकी और भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं जैसे अगार, अगारोस, ठीक है। तो दिस गैग्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज द गोल्गी बॉडी apparatus, ठीक है। सो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, डिग्रेडेशन किधर पे होता है? इन लाइसोसोम्स। तो अगर ये डिग्रेडेशन डिफेक्टिव हो जाता है देन इट विल लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस गैग्स देयर, सो दैट इज व्हाट लीड्स टू दिस म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। अगर हम मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसैकेराइडोस की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ in an order, then Sanfilippo's disease is the most common, followed by Hurler's disease. Next is the Hunter's disease. इस डिजीज के बारे में भी हम लोग बात करते हैं इन चार्ट फॉर्म, ठीक है। Let's talk about the disease name again. Let's make 4 tables. Enzyme deficient is the second column. Mental deficiency, and corneal clouding. मोस्टली जो है मेंटल डेफिशिएंसी और कॉर्नियल क्लाउडिंग इज़ अ वेरी कॉमन फीचर। तो कहाँ पे प्रेजेंट है और एब्सेंट है, मोस्टली हम लोग वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस की बात करते हैं, दैट इज द हार्लर्स डिजीज।
In this L-iduronidase is absent. Iduronidase is absent. यहाँ पे मेंटल डेफिशिएंसी और कॉर्नियल क्लाउडिंग दोनों इट इज़ प्रेजेंट. नेक्स्ट म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस 1 में ही और एक कैटेगरी आता है दैट इज़ द शीज डिसीज. EIE होगा. There also the same enzyme, that is L-iduronidase, is defective, but mental deficiency in this case is absent, whereas corneal clouding is present. नेक्स्ट दो म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस की बात है, एक साथ करते हैं. म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस 2 and 3. 2 is about Hunter's disease and 3 is about Sanfilippo's disease. Why are we talking about it together? Because दोनों में कॉर्नियल मेंटल डेफिशिएंसी प्रेजेंट होगा बट कॉर्नियल क्लाउडिंग एब्सेंट होगा दोनों में ही. तो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग इट टुगेदर. हंटर में आइडुरोनेट सल्फेटेज का डिफेक्ट है, वेरस सैनफिलिपो में हेपारिन सल्फेटेज का डिफेक्ट है. Let's talk about the two more. MS4, that is mucopolysaccharidosis 4, that is about Morquis, and mucopolysaccharidosis 5, that is about Mortux-Lamy. ठीक है. फर्स्ट में डिफेक्ट होगा गैलेक्टोजामाइन 6 सल्फेटेज, whereas सेकेंड में डिफेक्ट होगा N-acetyl गैलेक्टोजामाइन 4 एसिटेट 4 सल्फेटेज, नॉट एसिटेट. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? दिस इज N-acetyl गैलेक्टोजामाइन इज एडेड हियर एंड 6 की जगह पे यहाँ पे 4 है. सो रिमेंबर दिस, गैलेक्टोजामाइन 6 सल्फेटेज, मॉर्क्यूज में Mortux-Lamy N-acetyl गैलेक्टोजामाइन 4 सल्फेटेज. दोनों में मेंटल डेफिशिएंसी एब्सेंट होता है बट कॉर्नियल क्लाउडिंग प्रेजेंट है. इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू शीज, राइट. ना कुछ कॉमन सिम्टम्स के अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दिस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. वन इज विसरोमेगाली. विसरोमेगाली का मतलब क्या है? वेर देर इज एनलार्जमेंट ऑफ द विसरल ऑर्गन्स. ठीक है. नेक्स्ट शॉर्ट स्टेचर, मतलब हाइट छोटा है, हाइट ग्रोथ ढंग से नहीं हुआ, सो दैट इज अनदर. नेक्स्ट इज डिसोस्टासिस मल्टीप्लेक्स. डिसोस्टासिस मल्टीप्लेक्स मतलब बोन्स में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, कार्सोलिटन सिस्टम में मल्टीपल जगह डिफेक्ट है, दैट इज डिसोस्टासिस मल्टीप्लेक्स. और कुछ ल्यूकोसाइट इंक्लूजन्स भी प्रेजेंट होता है, दैट इज द रीले बॉडी इंक्लूजन्स. रीले बॉडी इंक्लूजन्स, ठीक है. रीले बॉडी इंक्लूजन्स तो ये मोरलेस सभी जगह पे प्रेजेंट है एक्सेप्ट विसरोमेगाली और leukocyte रीले बॉडी इंक्लूजन. दीज आर एब्सेंट इन Morquis. बाकी सारे फीचर्स Morquis में प्रेजेंट है, दैट इज शॉर्ट स्टेचर एंड डिसोस्टासिस मल्टीप्लेक्स. और बाकी जो 4 फीचर है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल द अदर म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस. दैट्स इट. तो दिस मेक्स अस एन end to the chemistry, carbohydrate chemistry. Thank you. अगर वीडियो को अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो डेफिनेटली करना है. और स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स. लाइक हम लोग मोरलेस पूरा सिलेबस का मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शंस पढ़ाएंगे और जो जनरली स्टूडेंट्स नेगलेक्ट कर जाते हैं उसको तो एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है. सो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इससे बाहर क्वेश्चंस कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है. Like from every book that I have studied, I have collected information and told it in this video. ठीक है. तो remember and study each of this very carefully. Thank you. Goodbye. And have a great time studying as well as having fun. MBBS में सब कुछ करना है. Bye bye.